तो महायुद्ध वाले 90 सेकंड के इस वीडियो ट्रेलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इजराइल और ईरान के बीच क्या हो रहा है, कैसे पिछले 5 दिनों से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। यह युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन यह युद्ध महायुद्ध का रूप ले चुका है। इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल के घातक फाइटर जेट हैं, दूसरी तरफ ईरान की शक्तिशाली मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका के मिस्टर सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप का फायर वाला मोड है। तो सवाल, क्या इजराइल और ईरान युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या अगले 12 घंटे में ईरान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान में विनाश की घड़ी आ चुकी है? पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम पर आप गौर करेंगे तो ऐसे ही सवाल आपके मन में उठेंगे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं रह गई है। यह लड़ाई सिर्फ नेतन्याहू और खामनेई की नहीं रह गई है। इस युद्ध के विस्फोटक रूप को थोड़े विस्तार से समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को आखिरी मौका दे चुके हैं। कैसे ट्रंप वॉर प्लान वाली तैयारी कर रहे हैं, आज ये भी बताएंगे। मतलब ये कि अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई के अंत की योजना बना रहे हैं, जबकि खामनेई ये कह रहे हैं कि ईरान के गुस्से का तूफान आने वाला है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। इन तस्वीरों से देखिए कैसे पिछले 24 घंटों से बमबाजी हो रही है, कैसे इजराइल के फाइटर प्लेन ईरान की जमीन पर बारूद बरसा रहे हैं, कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल के हाईटेक और मल्टी लेयर एयर डिफेंस को चकमा देते हुए तबाही ला रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अगले कुछ घंटों में ये धमाके और भी जोरदार होने वाले हैं? क्या इस युद्ध में नए हथियारों की एंट्री होने वाली है? इसे आप 3 संकेतों से समझिए। संकेत नंबर 1 यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति G7 समिट छोड़कर अचानक कनाडा से अमेरिका लौट गए, वो भी ये कहकर कि बहुत जल्द बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। संकेत नंबर 2, ट्रंप ने खामनेई की सत्ता को आखिरी चेतावनी देते हुए अब यह कह दिया है कि खाली करो तेहरान। और संकेत नंबर 3 यह है कि बड़े ऑपरेशन के लिए अमेरिका सिचुएशन रूम एक्टिव कर चुका है। सिचुएशन रूम मतलब वॉर रूम, मतलब वो जगह जहां से बड़े ऑपरेशन वाले ऑर्डर आते हैं। इसकी भी हिस्ट्री और पूरी कहानी आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम बताने वाले हैं। आपको बता दें, अमेरिका ईरान को कई बार संकेत दे चुका है। अमेरिका कई बार ईरान को यह कह चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाए, लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं। इसी वजह से इजराइल ने भी ईरान के परमाणु सेंटर, परमाणु वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से टारगेट किया है। विशेष रणनीति के तहत खामनेई की परमाणु इच्छा को बड़ा झटका दिया है। और यही वजह है कि अमेरिका अब फुल एक्शन मोड में है, जो ईरान के लिए एक बड़े आक्रमण के काउंटडाउन जैसा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जानिए। ट्रंप ने अमेरिका में सिचुएशन रूम एक्टिव करने का आदेश दिया है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक जल्द होने वाली है। सिचुएशन रूम में एनएससी की बड़ी मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ईरान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सोचिए, जब अमेरिका की ओर से बड़ा फैसला होगा तो ईरान की यह तस्वीर कितनी बदल जाएगी, क्योंकि अमेरिका में सिचुएशन रूम का मतलब होता है वॉर रूम। सिचुएशन रूम में हाई सिक्योरिटी कमांड सेंटर है। यहां से बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों की निगरानी और प्रबंधन होता है। अत्याधुनिक संचार प्रणाली वाला सुरक्षित सेंटर है। आतंकी हमले या वैश्विक संकट के वक्त यह बैठक यहां पर होती है। अहम मौकों पर ही इसे एक्टिव किया जाता है। अगर यह कहें कि ईरान के लिए अमेरिका की ओर से यह आखिरी मैसेज है तो गलत नहीं होगा। अगर यह कहें कि अमेरिका अब इस युद्ध में खुलकर सामने आ गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप अचानक फैसले लेने के लिए बदनाम है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जानिए। G7 बैठक को छोड़कर कनाडा से लौटने के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए शांति वार्ता की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब बातचीत नहीं होगी, अब हमले कम नहीं होंगे और ईरान के पास परमाणु हथियार मंजूर नहीं है। ईरान को हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा और यह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए आखिरी रास्ता है। सवाल यही है कि ईरान अब इस चेतावनी को किस रूप में लेता है। ईरान अब इजराइल पर हमले तेज करता है या फिर अमेरिका के सामने सरेंडर करता है। और ट्रंप के इन बयानों के बाद पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के सिचुएशन रूम की तरफ है। यहां किस तरह के ऑपरेशन का प्लान होगा यह अगले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय मानिए कि जब मामला सिचुएशन रूम तक पहुंचा है तो किसी बड़े एक्शन की तैयारी जरूर है। अमेरिका में सिचुएशन रूम राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में 1961 में बनाया गया था। क्यूबा में बे ऑफ पिग्स मिलिट्री ऑपरेशन फेल होने के बाद
व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम की नींव पड़ी थी। उस नाकाम ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के लोग मारे भी गए और पकड़े भी गए थे। उस वक्त एक ऐसे खुफिया जगह की जरूरत महसूस हुई जहां मुश्किल वक्त में तालमेल के साथ काम करना आसान हो सके। इस तरह सिचुएशन रूम का कॉन्सेप्ट सामने आया और तब से यह सिचुएशन रूम बड़े फैसलों का सेंटर पॉइंट रहा है। यहां हालात की ब्रीफिंग दी जाती है, सिक्योर संचार सिस्टम के जरिए दुनिया के नेताओं से बातचीत होती है। इस कॉम्प्लेक्स में वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। फोकस इस बात पर रहता है कि राष्ट्रपति को समय पर सही और सटीक सूचना मिले ताकि आपात स्थिति में वो फैसला ले सके। अमेरिका की सिचुएशन रूम वाली मीटिंग का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ईरानी मिसाइलों से इजराइल का क्या हाल हो रहा है हम आपको अब ये बता रहे हैं। ये इजराइल में विनाश की वीडियो गाइड है। 5 वीडियो से आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। ये तेल अवीव से आई तबाही की तस्वीर है जहां ईरान की मिसाइल के गिरने के बाद आग ही आग है। इमारतें जल रही हैं, रिहायशी इलाकों को ईरान टारगेट कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है। बहुत नाम सुना होगा आपने मोसाद का। ईरान कितना नुकसान पहुंचा पाएगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने हिट किया। उसके आसपास ईरानी मिसाइल ने तबाही भी मचाई है। वीडियो आपके सामने है। यह इस बात का प्रमाण है कि मोसाद को लेकर खामनेई का क्रोध कितना ज्यादा है। विनाश की वीडियो गाइड का तीसरा वीडियो भी ईरान के मिसाइल प्रहार का सबूत है। इजराइल में एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया है। एयरपोर्ट के पास धमाका होता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सवाल यही है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। आयरन डोम, एरो 3, एरो 2, डेविड, बहुत नाम सुने हमने, इन सबको चकमा दे रहा है ईरान। अगली तस्वीर और भी भयानक है। ईरान की मिसाइल ने इजराइल में एक इमारत को निशाना बनाया था। यहां हमले के बाद घरों से नागरिक कूदने लगे। मिसाइल के डर की वजह से कई लोग ऊंची इमारत से नीचे कूद गए। अगला वीडियो इजराइल में बस अड्डे पर मिसाइल प्रहार का है। ईरान बार बार यह कह रहा है कि वो इजराइल में नागरिकों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि कैसे इजराइल में बस अड्डे और सार्वजनिक जगहों पर भी मिसाइलें गिर रही हैं। दुनिया जानती है कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के दम पर ईरान पर अटैक कर रहा है। हर किसी को पता है कि इजराइल की असली शक्ति अमेरिका है। इजराइल का पावर हाउस वॉशिंगटन में है। लेकिन अब जब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है, अब जब ट्रंप खुलकर ईरान को वार्निंग दे रहे हैं, तो युद्ध का और भी विनाशक और विस्फोटक होना स्वाभाविक है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका में सिचुएशन रूम वाली मीटिंग हुई है। वर्ष 2011 में सिचुएशन रूम वाली मीटिंग के बाद ही ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। वर्ष 2020 में यहीं से आए आदेश के बाद कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, जो ईरान का वहां पर मिलिट्री का चीफ था। अब इजराइल ईरान संघर्ष के बीच इस मीटिंग के बाद बड़े ऑपरेशन के संकेत मिल रहे हैं। तो प्रश्न है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका शामिल होगा? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी स्ट्राइक होगी? क्या खामनेई को परमाणु डील के लिए ट्रंप मजबूर कर पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप खामनेई की सत्ता बदल पाएंगे? फिलहाल ईरान के हमलों से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रंप की बार बार चेतावनी के बावजूद खामनेई के तेवर कम नहीं हो रहे। पूरी दुनिया में इस वक्त यही चर्चा है कि क्या अमेरिका अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला करने वाला है। ट्रंप की बातों से तो लगता है कि वो यकीनन इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जानकारी है कि अमेरिका में इसको लेकर अलग अलग राय है। सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के लिए युद्ध में शामिल होने का वक्त आ गया है। वहीं कुछ अधिकारियों की राय इससे अलग है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला इस पक्ष में है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। अमेरिका इस प्लान को लेकर कितना सीरियस है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका के युद्ध में शामिल होने को लेकर अनिश्चितता अभी बनी हुई है। जी हां, और इसकी एक वजह यह भी है कि ट्रंप प्रशासन के कुछ दूसरे अधिकारी ये चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे, अभी इसमें डायरेक्ट ना शामिल हो। अब सब कुछ राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर है और उनका अब तक तो जो रुख है कि जब तक अमेरिकियों पर हमला नहीं होगा, अमेरिका का जो रुख अभी तक था कि जब तक अमेरिकी सिटीजन पर कोई हमला नहीं होगा तब तक अमेरिका युद्ध नहीं लड़ेगा। लेकिन आज उनके तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब ओवल ऑफिस में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में ही फाइनल फैसला होगा।
यही फैसला तय करेगा कि आने वाले वक्त में यह युद्ध किस दिशा में जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा। वैसे आज जब ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे तो वो ईरान के खिलाफ जिस मूड में थे, उनके तेवर जितने सख्त थे, वो कुछ अलग अंदाजा दे रहे थे। ट्रंप ने ईरान को आतंकवाद का स्पॉन्सर तक कह दिया। ट्रंप ने ईरान को कई अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार तक बता दिया। ट्रंप का यह बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप का प्लान आखिर है क्या। सुना आपने, अमेरिका ईरान को किन किन चीजों के लिए, ट्रंप किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे अमेरिका सीधे तौर पर बेशक अभी युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल को अमेरिका की मदद मिल रही है। इसके बावजूद भी इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर पाने में नाकाम रहा है और यही वजह है कि अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से युद्ध में शामिल होने की मांग की है। दरअसल इजराइल ईरान के सबसे अहम फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना चाहता है, जिसकी तबाही के लिए उसे अमेरिकी मदद की जरूरत है। इस प्लांट को अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ही तबाह किया जा सकता है, क्योंकि यह प्लांट जमीन के करीब 100 मीटर नीचे कंक्रीट से बना हुआ है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब ही 60 से 100 मीटर तक कंक्रीट भेदने में सक्षम है जमीन के नीचे, और इस बम को अमेरिकी B-52 बॉम्बर से गिराया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ट्रंप इस प्लान पर फाइनल मुहर लगाएंगे। वैसे नेतन्याहू ने तो कह दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी है। और इस पूरे संघर्ष का सारांश यही है कि ईरान तेजी से परमाणु कार्यक्रम डेवलप कर रहा था, ईरान तेजी से परमाणु बम बना रहा था। अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्हें यह मंजूर नहीं है, जो इसे दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने खामनेई की सत्ता से कह दिया है कि वो तेहरान खाली करें। नेतन्याहू ने भी खामनेई की सत्ता से यह कह दिया है कि तेहरान को खाली करने का वक्त आ गया है। दुनिया के दूसरे देश भी ईरान की परमाणु हरकत को कैसे गंभीरता से ले रहे हैं, सिर्फ 90 सेकंड में देखिए। और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। लेकिन इजराइल अब भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से तेहरान के आसपास कई हमले किए गए। इजराइल लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है ताकि ईरान उस पर मिसाइलों से हमला ना कर पाए। इजराइल के हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत भी इजरायली हमले में हुई थी। बताया जा रहा है कि ईरानी कमांडर्स और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मारने में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की बेहद अहम भूमिका है। मोसाद के एजेंट्स ईरान में रहकर ही ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के शुरुआती दिन से मोसाद से निपटना ईरान के लिए चुनौती बना हुआ है। मोसाद ने ईरान के भीतर से ही ईरान के अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की थी। इन हमलों में इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। मोसाद का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि यह जंग खामनेई के खात्मे तक जारी रहेगी। तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और आईडीएफ ईरानी सेना के कमांडर्स को निशाना बना रहे हैं। अब तक ईरान के 20 से ज्यादा बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है। आइए जरा इनके बारे में आपको बताते हैं। इसमें खामनेई के करीबी अली शादमानी भी शामिल है, जो खतेम अल अनबिया के डिप्टी कमांडर थे, जिनकी मौत हो गई। इससे पहले ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी, इसके अलावा IRGC जनरल गुलाम राशिद और इसके अलावा IRGC की एरोस्पेस फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर अमीर अली हाजी जादेह, ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, ईरानी सेना के खुफिया विभाग के डिप्टी हेड जनरल गुलाम रेजा मेहराबी और इसके अलावा ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड जनरल मेहंदी रब्बानी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतने पिन पॉइंट अटैक इजराइल ने ईरान के इन कमांडर्स पर किया, क्या उनको पता नहीं था या आखिर इजराइल ने ऐसा किया, कैसे किया, क्या मोसाद है इसके पीछे? क्योंकि इजराइल पर ईरान के हमलों के कुछ और नए वीडियो हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरान किस इंटेंसिटी से हमले कर रहा है।
ईरान अपने जखीरे में मौजूद मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल के शहरों को इसी तरह जला रहा है, इजरायल के नागरिकों को इसी तरह टारगेट कर रहा है। दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको, इनसे जानिए कि कैसे ईरान इजरायल में वही कर रहा है जो इजरायल गाजा में कर चुका है। ईरान की मिसाइलें इसी तरह ईरान के शहरों को, ईरान की मिसाइलें इसी तरह इजरायल के शहरों को समतल बना रही हैं। एक तस्वीर गाजा की है जो इजरायल के हमलों से तबाह हुआ था, जहां इजरायल के बम, मिसाइल और दूसरे हथियारों ने बर्बादी लाई थी। अब ईरान भी इजरायल के कुछ इलाकों को उसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो इजरायल के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की धमकी दी गई है। अगर इसे रोका जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान, यूएई और ओमान के बीच एक समुद्री मार्ग है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इस रास्ते की कुल दूरी करीब 150 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 30 किलोमीटर है। लेकिन यह छोटा सा समुद्री रास्ता कच्चे तेल के निर्यात के लिहाज से बहुत अहम है। दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना इस रास्ते से करीब 21 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। अरब देशों की तरफ से भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया को तेल सप्लाई इसी रूट से होती है। अनुमान के मुताबिक भारत का 45% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है, जिससे साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि इसके बंद होने से कच्चे तेल के आयात की लागत बहुत बढ़ जाएगी। वर्ष 2019 में इसी रूट पर तेल टैंकरों पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत बढ़ी थी। उस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा हुआ था। अनुमान है कि अब यह समुद्री रास्ता बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमत 30% तक भी बढ़ सकती है। ईरान की तरफ से इसे बंद करने की धमकी बेशक दी जा रही है, लेकिन इसे बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की नेवी इसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो एक सवाल तो यह भी है कि ईरान के साथ कौन है? खामनेई के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कौन कर रहा है? सच यही है कि बहुत कम देश हैं जो खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ईरान जैसे देश के पास परमाणु शक्ति हो। ब्रिटेन का भी कहना है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहिए, अमेरिका से समझौता करना चाहिए। और सत्ता में अब बात G7 की, जिसका मकसद वैसे तो दुनिया के कई गंभीर मुद्दों पर विमर्श करना और वैश्विक विकास का एजेंडा तय करना है। लेकिन कनाडा में G7 का फर्स्ट शो विवादों से हाउसफुल रहा है, क्योंकि पहले दिन इसके मंच पर कूटनीति कम और क्लेश ज्यादा हुआ, जिसके बारे में हम आपको सत्ता में बताते हैं। G7 समिट में एक क्लेश तब हुआ जब आज स्टेज पर फैमिली फोटो सेशन चल रहा था, और तभी ट्रंप ने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कहा, मुझे अमेरिका जल्दी निकलना है। दूसरा क्लेश तब हुआ जब ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर मीडिया के कैमरों के सामने कनाडा के प्रधानमंत्री को खूब सुनाया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके बाद अगला क्लेश मैक्रो और ट्रंप के जुबानी युद्ध पर आधारित है, जिसमें ट्रंप ने मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा बताया है। और फिर यह भी देखिएगा कि कैसे जब ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे तो अचानक कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने ट्रंप की बोलती बंद कर दी। तो क्लेश वाली इस कुंजी की शुरुआत आज के सबसे चर्चित वीडियो से करते हैं, और यह वीडियो उस वक्त का है जब G7 के स्टेज पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का फोटो सेशन चल रहा था, फोटो ऑप। ट्रंप ने सारे नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाई, लेकिन फिर जो कहा उससे मंच पर खड़े बाकी नेता चौंक गए। ट्रंप ने कहा, मुझे अमेरिका जल्दी निकलना है। वैसे तो ट्रंप के G7 समिट से जल्दी लौटने की जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से पहले ही दे दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने जिस मोमेंट पर और जिस अंदाज में अमेरिका लौटने की बात कही, वो सुनकर बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष चौंक गए। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। और इसके बाद नए क्लेश में एंट्री हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, जिन्होंने ट्रंप के जल्दी अमेरिका लौटने को लेकर कुछ ऐसा कर दिया जिससे ट्रंप भड़क गए और मैक्रों को पब्लिसिटी का भूखा तक बता दिया। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रों ने दावा किया था कि ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन जल्दी छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि वो इजरायल ईरान संघर्ष विराम पर काम कर रहे हैं, और अगर युद्ध विराम हो जाता है तो अच्छी बात होगी और फ्रांस भी इसका समर्थन करेगा। जब मैक्रों का यह बयान ट्रंप तक पहुंचा तब उन्होंने क्या कहा, ये बताएंगे। पहले मैक्रों की बात सुनिए, जो G7 में एक क्लेश की वजह बन गया। लेकिन मैक्रों का यही बयान डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी, अब वो देखिए।
तो देखिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, पब्लिसिटी के भूखे मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं G7 छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। यह इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। सुनिए, एक राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए क्या कह रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में तीसरा क्लेश तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कनाडा की क्लास लगा दी। दरअसल G7 किसी दौर में G8 हुआ करता था, यानी इसमें 7 नहीं बल्कि 8 देश थे और इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया और इसके लिए ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने कहा, G8 से रूस को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी गलती थी। G8 से बाहर निकाले जाने से पुतिन का बहुत अपमान हुआ है। इसी वजह से पुतिन G7 के अन्य किसी नेता से बात नहीं करना चाहते।